in Akanksha classes, and now I am going to teach you theorem number 10.9 in video part 5। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल या कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हमेशा रिमेनिंग सर्किल पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट आर इक्वल। स्टूडेंट्स एक ही वृत्तखंड अथवा सर्वांग सम वृत्तखंडों के कोण रिमेनिंग सर्किल पर बने हुए किसी भी कोण आपस में बराबर होते हैं, और एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग सर्किल्स आर इक्वल। या हम यहाँ पे सेगमेंट जब हम पी क्यू एस देखेंगे, पी क्यू एस, तो ये हमारा सेगमेंट क्या रहेगा, लेकिन अगर हम कॉर्ड को हटा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, आर्क। तो स्टूडेंट्स आर्क भी हमारा आर्क पी एस क्यू और आर्क ए एम बी, अगर ये दोनों आर्क हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो बिल्कुल एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी बराबर एंगल पी ई क्यू बराबर एंगल पी एफ क्यू होता है। और इसे हम प्रीवियस थ्योरम 10.8 के बेस पर प्रूव करते हैं, प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गिवन, हमें क्या गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन गिव किया जाता है वो हम फर्स्ट लिखते हैं। टू कॉन्ग्रुएंट माइनर सेगमेंट्स ए एम बी एंड पी एस क्यू इन सर्किल C1 with center O radius R and circle 2 with center O and radius R. Because here C1 and C2, the two circles are congruent as well as segments PSQ and segments AMB are congruent. So students, what you have to prove? हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लगाते हैं हेडिंग, दिस इज कॉल्ड सिद्ध करना है इन हिंदी। क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी सी इक्वल एंगल पी ई क्यू इक्वल एंगल पी एफ क्यू। सो इक्वल्स, अब हम नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे, प्रूफ। क्या लगाएंगे, प्रूफ। तो इक्वल्स हम प्रूफ करें, उसके हम प्रूफ दें उसके पहले समझ लेते हैं यहाँ पे फिगर से। एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी बी, वाई क्यों होगा समझते हैं। तो एंगल ए सी बी इक्वल हाफ एंगल ए ओ बी होगा, और इसी प्रकार एंगल ए डी बी इक्वल हाफ एंगल ए ओ बी होगा। इधर एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल पी ओ क्यू होगा, क्यों, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल पी ओ क्यू है, वाई फर्स्ट लिखते हैं। तो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल पी ओ क्यू। आप लोगों ने देखा होगा बुक में लिखा होता है वाई क्यों, यहाँ पे आपको रीजन देना होगा। क्या रीजन है, एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ये दोनों एंगल हमारे सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं।
अब इसमें ले लेते हैं हम इन सर्किल वन में बात कर लेते हैं एंगल ACB इक्वल एंगल ADC इक्वल हाफ एंगल AOB। चलिए इसको बताइए क्यों। अभी मैंने जस्ट अपने प्रीवियस थ्योरम में बताया है क्यों, वाई बताइए। अभी मैंने बताया था कि सेम आर्क या सेम सेगमेंट या सेम कार्ड के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल रिमेनिंग सर्किल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, या रिमेनिंग सर्किल पर सबटेंड किया गया कोई भी एंगल उसी आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किए गए एंगल का हाफ होता है। तो इसे हम लिख देंगे थ्योरम, कौन सा थ्योरम। हमारे साथ लाइव भी है कुछ बच्चे 10.8, वेरी गुड। और इसी प्रकार से हम देखते हैं इसी सेम सर्किल में सेम आर्क के द्वारा एक और एंगल सबटेंड किया गया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पॉइंट डी पर। सो इस प्रकार स्टूडेंट्स एंगल ADB इक्वल आल्सो हाफ एंगल AOB। वाई, क्यों, सेम रीजन। थ्योरम 10.8। सेम वे इसी प्रकार इन सर्किल टू में हम क्या पाते हैं, सर्किल टू में पाते हैं एंगल PEQ इक्वल हाफ एंगल POQ। वाई सर, थ्योरम 10.8 आपको सपोर्ट बहुत कर रहा है। मैंने कल ही बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम है सर्किल का, इसे लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। काफी जीनियस हैं आप लोग, पढ़ते रहिए। थ्योरम 10.8 इज द हार्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल से रिलेट करने वाले सारे थ्योरम का ये हार्ट कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम पे आगे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। तो इतना सेम एंगल PFQ इक्वल हाफ एंगल POQ। रीजन सर बहुत बहुत आपने अच्छा बताया था थ्योरम, बार बार ये थ्योरम आएगा, इसलिए इसका नंबर भी याद कर लें। ये NCERT में 10.8 है और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम है ये सर्किल का, इसे जरूर याद कर लें। तो स्टूडेंट्स, बाय ऑब्जर्विंग द 4 इक्वेशंस, अगर इससे हम 4 इक्वेशंस सिलेक्ट कर लें, 4 इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। तो स्टूडेंट्स, सिंस एंगल AOB इक्वल एंगल POQ, therefore from इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि, वी फाइंड दैट, हम यह पाते हैं, क्या पाते हैं, कुछ खाने के लिए पाते हैं, नहीं बच्चों, हम लोग ये फैक्ट पाते हैं। AOB इक्वल POQ ऑलरेडी आपने दिखा दिया कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स के द्वारा सबटेंड किए गए एंगल हैं, इसलिए इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ACB हाफ AOB, ADB हाफ AOB, PEQ हाफ POQ, और यहाँ POQ इक्वल AOB, PFQ हाफ POQ और POQ इक्वल AOB। तो हेंस एंगल ACB इक्वल एंगल ADB इक्वल एंगल PEQ इक्वल एंगल PEQ। प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आगे इसे हम सॉल्व करेंगे और बार बार थ्योरम 10.9 लिखेंगे और साथ में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट, अगर सेम सेगमेंट है, आप जानते हो हमेशा सेम की जगह मैंने यूज किया है कॉन्ग्रुएंट, तो सेम सेगमेंट और कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स आर इक्वल, तो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट था और मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सो स्टूडेंट्स जस्ट अभी मैंने आपको 10.9 क्लियर किया है। अब हम देखते हैं कि 10.9 में कुछ अब सब थ्योरम भी क्रिएट कर सकते हैं। वो सब थ्योरम क्या होते हैं, अगर हम बात करें सेमी सर्किल की, तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेंटर है और ये हमारा डायमीटर AOB है जो O से होकर पास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, C ले लेते हैं। अब हम देखते हैं एंगल, विचार करते हैं एंगल ACB के बारे में, थिंक करते हैं कि एंगल ACB क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं सब थ्योरम क्या कह रहा है, द एंगल इन ए सेमी सर्किल, द एंगल इन ए सेमी सर्किल is always not equal, sometime, always में हमेशा, the angle in सेमी सर्किल का एंगल हमेशा होता है, कैसा होता है, राइट एंगल, ऑलवेज ये राइट, द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ऑलवेज ये राइट एंगल, ऑलवेज ये राइट एंगल किसे कहते हैं, आप जानते हो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए विचार कर लेते हैं, इसको हम थ्योरम की तरह भी लिख के देख सकते हैं। गिवन, व्हाट वी आर गिवन, हमें क्या गिव किया गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं दिया है, यू में राइट हियर, दिया है हिंदी में। और बट प्लीज स्टूडेंट्स ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज English can make you popular everywhere. Given ये सर्किल C with diameter AOB and ये पॉइंट C, ये पॉइंट C on semi circle
सेम इसलिए कि हमने अपवार्ड लिया तो क्या लिखेंगे ए सी बी। तो इसमें देख लेते हैं गिवन, ये हमें गिवन है। अब हम देखते हैं क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। आइए प्रूव कर लेते हैं, क्या प्रूव करने, टू प्रूव मीन्स इन हिंदी इट इज कॉल्ड सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मीन्स टू प्रूव। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए कुछ रीजन देना है। तो क्या पहले ये हो जाए, क्या स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए हमें किस जियोमेट्रिकल लैंग्वेज में लिखना होगा। तो हमें लिखना होगा एंगल ए सी बी इक्वल 90 डिग्री, इक्वल 90 डिग्री। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम प्रूव। प्रूव द स्टेटमेंट दैट नीड प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। मैंने बताया था थ्योरम हुआ होता है जिसको प्रूव करने के लिए हमें, जिसे प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो एक थ्योरम है, और प्रूफ को हम ज्योमेट्री में हिंदी की लैंग्वेज में बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति क्या बोलते हैं बच्चों, उपपत्ति। बट आई थिंक देयर इज नो नीड टू नो अबाउट हिंदी। इसमें हम देखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल हाफ एंगल, जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए, वेरी गुड, एंगल ए ओ बी। बहुत जीनियस हैं आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वाई, क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई ए सी बी इक्वल ए ओ बी, बट क्यों क्यों होगा। अभी आपको भूल गया थ्योरम 10.8 क्यों होगा। थ्योरम 10.8 में हमने पढ़ा था कि सेम आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल रिमेनिंग सर्किल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो स्टूडेंट्स, या रिमेनिंग सर्किल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाला एंगल सेंटर पर सबटेंड किए गए एंगल का हाफ होता है। तो थ्योरम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्योरम 10.8, वेरी गुड। एंगल ए सी बी इक्वल, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल होगा क्योंकि डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है, और एंगल ए ओ बी होगा 180 डिग्री का, इक्वल्स हाफ इंटू 180 डिग्री। सो दैट एंगल ए सी बी इक्वल 90 डिग्री। प्रूव हो गया। यहाँ पे हमें जो देना था ये एक सब थ्योरम था। स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ बी क्या ये 180 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया, प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स, हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं क्या वो कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन है। हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थिंक करेंगे। साइक्लिक वे होते हैं जिनके वर्टेक्स साइकिल पर हो। आपके साइकिल पर नहीं, साइकिल में सर्किल है। आप तो कहते साइकिल पे अब बनेगा सर्किल, साइकिल पर ही बनने वाला है वो। स्टूडेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे हम एक सर्किल अगर कोई लेते हैं और देखते हैं ये हमारा एक माइनर आर्क होता है, माइनर आर्क ए एम बी। स्टूडेंट्स, अगर इसका सेंटर यहाँ वो है तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल सी हो
यह माइनर, अगर हम एक और कॉन्ग्रुएंट सर्किल, इसी का कॉन्ग्रुएंट सर्किल एक और ड्रा कर लेते हैं समझाने के लिए आपको, तो इजी हो जाता है। तो जिसमें हम लेते हैं मेजर आर्क ले लेते हैं, ये सॉरी पी या पी क्यू एस क्यू ले लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे सेंटर है वो, तो इसमें देखते हैं कि अगर मेजर आर्क सर्कल करेगा तो कहीं पॉइंट आर यहाँ आएगा। अब हम थिंक करते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट यहाँ हमें दिख रहा है। स्टूडेंट्स आइए सोचते हैं कौन सा रिजल्ट हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें जाके हम देखते हैं ये कि अगर वो सेमी सर्किल है तो सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल 90 होता है, लेकिन अगर वो स्मॉलर, अगर वो डायमीटर से छोटा कार्ड है तो वो हमेशा सर्किल के रिमेनिंग कार्ड पर हमेशा एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। वो क्या फॉर्म करेगा, एक्यूट एंगल। दिस मींस अगर डायमीटर से छोटा है, अगर छोटा आर्क है तो छोटा एंगल, अगर बड़ा आर्क है तो बड़ा एंगल। छोटा आर्क है छोटा एंगल, बड़ा आर्क है बड़ा एंगल। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलर सेगमेंट होगा वह लेस देन 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, और जो मेजर आर्क होगा वह मोर देन 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। यानी हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल किसके द्वारा बनेगा, स्मॉलर आर्क के द्वारा। अब ट्यूज एंगल किसके द्वारा बनेगा, मेजर आर्क के द्वारा। तो माइनर आर्क रिमेनिंग सर्किल के किसी पॉइंट पर कौन सा एंगल सर्किल करेगी, एक्यूट एंगल लेस देन 90। ये एंगल लेस देन 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनर आर्क एएमबी द्वारा, कोई भी माइनर आर्क हमेशा एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी। अब कोई भी मेजर आर्क हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा, हमेशा ऑब्ट्यूज होगा, ये थ्योरम है, और ये हमेशा एक्यूट होगा। अब आप समझ चुके हैं कि माइनर आर्क्स ऑलवेज सबटेंड एक्यूट एंगल्स at circle, while the major arcs always subtend obtuse angles on remaining part of circle। तो ये थ्योरम हमें यहाँ ये भी देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स अब हम और भी लेते हैं कुछ पॉइंट्स और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इसी मेजर आर्क के कोरेस्पॉन्डिंग का अल्टरनेट माइनर आर्क पी आर क्यू है, और अगर ये पी आर क्यू का हम एंगल फाइंड करें तो क्या होगा, और दोनों का सम क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट थ्योरम पर। और वही हमारा, तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि अगर हम सेमी सर्किल लेते हैं तो दोनों ओर, यानी सेमी सर्किल की जब बात करेंगे इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम सेमी सर्किल लेते हैं तो हम ये एंगल एसीबी और एंगल एडीबी दोनों ही एंगल, ये हमारा एओबी क्या है, एओबी हमारा डायमीटर है, और ये एंगल एसीबी और एंगल एडीबी ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स
का सम 180 आ रहा है, अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स दिस मीन्स अगर हम देखें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। तो अगर वन पेयर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो यहाँ एंगल CAD प्लस एंगल CBD भी सप्लीमेंट्री होंगे इस प्रकार। और बिकॉज the vertices of quadrilateral ADBC lie on circle, hence such quadrilaterals are called cyclic quadrilaterals। इन्हें हम cyclic quadrilateral कहेंगे। तो cyclic quadrilateral की एक कैरेक्टरिस्टिक हमें ये देखने को मिलती है कि उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। और अपने नेक्स्ट थ्योरम में हम यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी सर्किल के 2 पॉइंट को लेट पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के एक ही ओर कोई 2 पॉइंट और हो, लेट सी और पॉइंट डी हो, तो अगर ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम सी और डी को भी मिला दें तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक होगा। स्टूडेंट्स थ्योरम 10.10 में हमें दिया गया है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के एक ही साइड में अगर 2 पॉइंट और लाई करते हैं और वो उन पर सेम एंगल सबटेंड करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स हमारे पॉइंट साइक्लिक होते हैं अर्थात चक्रीय होते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में यह थ्योरम कह क्या रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या है। जो बुक की लैंग्वेज से शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। ओनली सर्किल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने बताया था कि अगर कोई 3 असमरेख बिंदु हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनसे होकर सर्किल पास हो सकती है, बट ओनली वन सर्किल। फर्स्ट याद होगा आपको ये थ्योरम हमारा। तो उस थ्योरम को बेस बनाकर हम कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। सो स्टूडेंट्स अगर 3 पॉइंट हमारे पास थे ए बी और सी, हम जानते हैं कि ए बी और बी सी को हम ज्वाइन कर लेते और इन दोनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते। जिस पॉइंट पर काटता वो सेंटर होता, उसे फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ओ लेट करते, वहां से ओ ए, ओ बी और ओ सी को हम सेम पाते और जब सर्किल ड्रा करते तो सर्किल इसी प्रकार बनता। समझ में आ रहा होगा आपके। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं बी और सी को। तो अब हमारा स्टेटमेंट यह है कि अगर हम बी और सी से एक ही ओर
बी और सी के यानी बीसी के, हम ये बीसी क्या है, कार्ड है, बीसी क्या हमारा कार्ड है। अगर हम कार्ड बीसी के एक ही ओर, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, भाई 3 पॉइंट्स तो सर्किल पर होते हैं, तो थ्योरम था, लेकिन 4 पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सर्किल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया और उसके सामने एक ही ओर किसी पॉइंट पर बीसी इक्वल एंगल सब्टेंड करता है, तो वो दोनों पॉइंट भी सर्किल पर होंगे। इस प्रकार जब वो दोनों भी सर्किल पर हो जाएंगे और दो पहले से ही, तो कुल कितने हुए पॉइंट, 4। तो ये चारों पॉइंट सर्किल पे आ जाएंगे, यही मुझे प्रूव करना है। यानी अब ये हमने ए लिया है और बी सी ऑलरेडी है, तो डी लेंगे। लेकिन बच्चों को बता दूं कि ये ऐसा नहीं ऊपर ही, हम चाहते इसे नीचे भी ले सकते थे। ये सेंटर था जहां इंटरसेक्शन पॉइंट था, हम अगर चाहते तो ये को यहां लेते, तो ऐसी, और एक पॉइंट को और लेते, जो एंगल बीसी ए के साथ बनाते, अगर वही एंगल बीसी डी के साथ भी बनाते, तो यकीन मानिए ये और डी भी सरकमफ्रेंस पर ही होता है। यही मुझे प्रूव करना है। लेट्स ट्राई, आइए कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया है, फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं गिवन। क्या लगाते हैं, हेडिंग गिवन लगाते हैं। गिवन हेडिंग किसके लिए होती है, उस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए जो हमें दिया गया है। हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, सर्किल नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है पूरे स्टेटमेंट में कहीं सर्किल का नाम ही नहीं आया है। पूरे स्टेटमेंट में कहीं सर्किल का नाम नहीं आया है, सो हम सर्किल कह ही नहीं सकते। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर, और डिस्टिंक्ट मैंने बताया कि वो कोइंसाइड ना हो, जो कोइंसाइड नहीं हो वो होते हैं डिस्टिंक्ट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C in the same plane। एक ही प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं इन द सेम प्लेन। एंड सेम प्लेन and BC is joined, BC is joined नेक्स्ट हेडिंग क्या होता है हमारा, जो हमें स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए इसे देना है, वो हमें लिखना पड़ता है। तो क्या लिखते हैं, गिवन के बाद टू प्रूव, इन हिंदी सिद्ध करना है, मीन्स इसी के लिए हमें प्रूफ देना है। इसी बात को सही साबित करने के लिए हमें प्रूफ देना है, जिसे कॉल्ड सिद्ध करना है। आइए देखते हैं क्या सिद्ध करना है।
उसे हमें क्या प्रूव करना है, पॉइंट ए बी सी एंड डी, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोन साइक्लिक, कोन साइक्लिक मीन्स ये पॉइंट ए बी सी और डी क्या होंगे, पॉइंट साइड होंगे। तो स्टूडेंट्स डी तो कहीं दिख नहीं रहा है, डी तो कहीं दिख नहीं रहा है, हो सकता है यहां भी हो, यहां भी हो, कहीं भी हो सकता है डी। आगे देखते हैं प्रूफ के लिए, लेकिन प्रूफ के पहले हमारे पास सर्किल ही नहीं है। जो आप सर्किल देख रहे हैं ये मैंने ड्रा कर रखा है ऑलरेडी, बट ये सर्किल हमें नहीं दिया गया, हमें केवल ये पॉइंट दिया गया है ए बी और सी। तो हमें पहले सर्किल लेना है, तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखना है। इन हिंदी रचना होता है, रच दीजिएगा, कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा। ड्रा ए सर्किल सी with help of points A, B and C. With the help of points A, points A, B and C. आप बता चुके हैं कि हम यहाँ ए बी को भी मिला लेंगे और ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इस प्रकार जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे उसे सेंटर लेकर के हमने सर्किल ड्रा कर लिए। अब बच्चों हमें क्या दिया है कि कोई पॉइंट डी हो सकता है यहाँ पे हो, कोई पॉइंट डी यहाँ पे हो, लेकिन साथ में क्या दे रखे हैं, इन्होंने दे रखा है कि जो एंगल BAC है, जो एंगल BAC है वो एंगल BDC के इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है एंगल, ये दे रखा है। और हम एक और फिगर ड्रा कर लेते हैं जिससे आसान हो जाए। इसी प्रकार हो सकता है ये पॉइंट हमारा जो डी है वो सर्किल के अंदर ही हो, सर्किल के अंदर भी हो सकता है। अगर अंदर होगा तो भी इट डजंट मैटर। तब ये कंडीशन होगी, तब ये कंडीशन होगी कि डी भैया, तो कहीं हम ये मान, हमें क्या पता कि ये डी कहाँ है, हमें तो ये साबित करना है ना कि सर्किल पे है, क्योंकि थ्री तो ऑलरेडी होते हैं सर्किल पे। फोर्थ पॉइंट को हमें साबित करना है कि अगर BC सेम एंगल सबटेंड करता है तो चौथा पॉइंट भी सर्किल पे ही होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम अब क्या करते हैं, प्रूफ में देते हैं। प्रूफ को क्या बोलते हैं ज्योमेट्री लैंग्वेज में हिंदी के स्टूडेंट्स? काफी बच्चों ने हमें कमेंट किया है सर कुछ हिंदी भी बोल दिया कीजिए, बिकॉज हिंदी इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस एज वी बिलोंग टू रूरल एरियाज एंड कांट अंडरस्टैंड इन ए प्रॉपर वे, सो आई एम टेकिंग केयर अबाउट देम। और इंग्लिश में बोलने के साथ साथ हिंदी भी बोल रहा हूँ। प्रूफ को बच्चों उपपत्ति कहते हैं, आपत्ति नहीं कहते, उपपत्ति कहते हैं। आपत्ति को तो बोलते हैं ऑब्जेक्शन। तो स्टूडेंट्स लेट
let point D doesn't mean does not lie on सर्कल। मान लेते हैं कि पॉइंट डी सर्कल पर लाई नहीं करता, तो ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। भैया जब अगर नहीं लाई करता तो कहाँ लाई करेगा, या तो बाहर करेगा या अंदर करेगा। मैंने दोनों ले लिया कंडीशन, बाहर करेगा तो मान लेते हैं यहाँ पे काटेगा, अब अगर अंदर करेगा तो यहीं पे काट देगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि सर्किल एंड let point D dash lie on the circle। हम मान लेते हैं कि भाई जो D है वो तो नहीं लाई कर रहा सर्किल पे, तो कोई और पॉइंट हम मानते हैं D डैश, वो सर्किल पे लाई कर रहा है, मान लेते हैं। इसी प्रकार से यहां भी मान लेते हैं D डैश लाई करेगा सर्किल पे। तो केस फर्स्ट के लिए टाक करते हैं बच्चों। आप जानते हैं यहां पे हमें क्या देना है, प्रूफ हमें देना है। हमें प्रूफ देना है कि ये दोनों एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये ए बी पैरेलल CD होगा। ये तो आपने पढ़ा है ना भाई, पैरेलल मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन से बनने वाले एंगल पे ही पूरी ज्योमेट्री बेस्ड है। तो ये बेसिक ज्योमेट्री थी हमारी। ये ऐसा तभी संभव है, यानी ये एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये लाइन दोनों पैरेलल हो। अब यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हो कि क्या डी सी और डी डैश सी, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? क्लियरली नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, क्या डी डैश सी और डी सी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? तो ऐसे में ये दोनों एंगल आखिर इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। और अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से देखते हैं तो भी हम पाते हैं भाई ट्रायंगल डी डैश डी सी, ट्रायंगल डी डैश डी सी का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? बी डी डैश सी, ये एंगल होगा एक्सटीरियर। और जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल रिमेनिंग टू डिस्टिंक्ट एंगल के सम के बराबर होता है। ऐसे में ये इसके इक्वल तब भी नहीं हो सकता। अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लेंगे तब भी नहीं होगा। यहां भी देख लेते हैं इसी प्रकार से, अगर एंगल बी डी सी इक्वल है तो भाई एंगल बी डी डैश सी भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 10.9 थ्योरम में मैंने बताया है कि सेम सेगमेंट रिमेनिंग सर्किल के किसी भी पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो हमारा जब डी डैश हम लिए हैं सर्किल पे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। लेकिन हमें क्या दिया गया कि BAC इक्वल BDC है, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर है। तो लेकिन प्रीवियस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने पे हम पाते हैं यह संभव नहीं है
BDC ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल BDC है। जो दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि एक्सटीरियर एंगल डिस्टिंक्ट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। यही कंडीशन यहां भी आती है। एक ट्राइंगल D'DC का एक्सटीरियर एंगल BD' है। अब ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होंगे? अगर इक्वल नहीं होते, अगर इक्वल नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें यह कंक्लूड करना ही होगा कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब D' और D दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट साइक्लिक होंगे, एक ही होंगे, दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएंगे। और जब D' कोइंसाइड हो जाएंगे तो D' मीन्स D हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रूव करते हैं कि किसी दो सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के एक ही ओर स्थित टू पॉइंट्स पर अगर इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है तो वो दोनों पॉइंट भी सर्किल पे ही होंगे। इस प्रकार चारों पॉइंट साइक्लिक होंगे अर्थात चक्रीय होंगे। चक्रीय का अर्थ होता है सर्किल पर स्थित होंगे, सर्किल पर स्थित होंगे। क्लियर और समझ में आ रहा है? तो चलिए रिटर्न कर लेते हैं। इन केस फर्स्ट, फॉर केस फर्स्ट लाई ऑन द सर्किल, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ले लेते हैं हम एंगल BAC इक्वल एंगल BDC। ये क्या है हमारा? गिवन। ये क्या है? गिवन है। फिर एंगल BAC इक्वल एंगल BD'। क्यों? थ्योरम नंबर 10.9 अभी जस्ट हमने इसके पहले पढ़ाया आपको। अगेन अरे यहां तो हमें फिर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कंट्राडिक्शन दिख रहा है, कंट्राडिक्शन विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अपनी ही कही गई बातों में हम उलझ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एंगल BDC और एंगल B' इक्वल नहीं हो सकते? क्योंकि जो ट्रायंगल बन रहा है हमें D'/DC का एक्सटीरियर एंगल है BDC, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। और यह कंट्राडिक्शन इसीलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया, अर्थात this contradicts that angle BDC equal angle BD', लेकिन इसके पीछे रीजन भी हमने दिया आपको, बट एंगल BD' is exterior angle of triangle D'/DC यानी D'/DC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है BD'। और आप जानते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह टू डिस्टिंक्ट एंगल के सम के बराबर होता है, फिर अकेले इक्वल कैसे हो सकता है? तो यह कंट्राडिक्शन क्यों प्रोड्यूस हुआ? हमारे गलत एज्यूम करने के कारण प्रोड्यूस हुआ। अतः हम कंक्लूड करते हैं सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा? जब D' और D डिफरेंट नहीं बल्कि कोइंसाइड हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन
This is possible only when, तब यह तभी संभव है जब D dash, point D dash and point D are coincide. Hence points A, B, C and D lie on same circle or all the four points A, B, C and D are cyclic पॉइंट्स हैं, पॉइंट साइक्लिक कहलाते हैं। कौन साइक्लिक। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फेस केस सेकंड। अब हम केस सेकंड भी फेस कर लेते हैं यहाँ साइड में कि अगर ये हमारा पॉइंट डी इनसाइड द सर्किल होता तब क्या होता तो तब भी यही जो अब हुआ है। कंट्राडिक्शन तो अब भी आएगा। केस सेकंड स्टूडेंट्स, एंगल BAC इक्वल एंगल BDC, ये हमें गिवन है और एंगल BAC इक्वल एंगल BD'C ये थ्योरम है। थ्योरम कौन सा है? 10.9 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इक्वल सेगमेंट रिमेनिंग सर्किल के किसी भी पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस कंट्राडिक्ट्स, यहां भी कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस होता है। दिस कंट्राडिक्ट्स that angle BDC equal angle BD'C, but students हम देखते हैं but this is not possible, but this is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज या सिंस एंगल BDC is exterior angle of triangle BD'C। और मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसी सिंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा हमने पढ़ा है इंटीरियर एंगल थ्योरम में। दिस मींस इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा, ना कि सिंगल। सो दिस इज पॉसिबल only when केवल ऐसा तभी पॉसिबल है when जब D and D dash are coincide। hence points A, B, C and D are cone cyclic, hence proved। तो स्टूडेंट्स,
कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? अभी हम और भी इसमें थोड़ा समझाएंगे। So students, in this theorem that is 10.11, but it will be wrong to say 10.11. Here it will be wrong to say 10.11. यहाँ 10.11 कहना गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है वो 10th रिप्रेजेंट करती है और सेकंड डिजिट 100 रिप्रेजेंट करती है। जबकि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज। इसको हम पढ़ते हैं 10th चैप्टर का 11th थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आइए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज्यूम करते हैं। इसके लिए साइकिल तो बनाना ही होगा। वो साइकिल नहीं जिसमें बैठ के हम चलते हैं, साइकिल में सर्किल बनाना होगा। चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेट कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। सो स्टूडेंट्स, इसका सेंटर वो है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे? आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री ओनली एंड ओनली इफ देयर सम इज इक्वल 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूव क्या करना होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। यही इस थ्योरम का रिजल्ट हमें देना है। और थ्योरम क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की जरूरत पड़े, थ्योरम कहलाता है। इसके लिए हम कैसे प्रूव करते हैं? ज्वाइन। लेकिन पहले स्टार्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज क्या होता है शुरुआत की हमारी? गिवन। क्या होती है बच्चों? गिवन। गिवन मीन्स क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन दिया हो, जो इंफॉर्मेशन दिया हो, गिव हो, उसे हम यहाँ डिस्क्राइब कर दें, यानी उसकी चर्चा कर दें। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नेम ABCD in circle C OR। इसका मीनिंग क्या आप जानते हो? एक सर्कल C नाम दे दिया गया है जिसका सेंटर वो है और रेडियस R है। सेकंड क्या होगा हमारा हेडिंग? टू प्रूव। क्या होगा बच्चों? टू प्रूव होगा। इट इज कॉल्ड सिद्ध करना है इन हिंदी। प्लीज लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट ब्रेक। बिना ब्रेक के आप कैसे बोलेंगे? सीखते रहिए। बिकॉज आई बिकम सैड व्हेन एनीवन रिक्वेस्ट मी सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। सो टू प्रूफ सिद्ध करना है। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। दिस मीन्स अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। Two angles are said to be supplementary if their sum is equal to 180 degree. So students, A plus D are opposite angles as well as angle B and angle C are also opposite angles. Let's start. क्या स्टार्ट करते हैं? प्रूफ देना शुरू करते हैं। प्रूफ थर्ड पॉइंट है प्रूफ। तो this video is not important for only the students but also more important for some teachers also.
वो भी जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं वीडियो, काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर कहीं खच 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 हो रहा है, अक्सर ज्योमेट्री में खच 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 होता है लोगों का, प्रूफ ज्वाइन O2 A B C and D. So friends, हम वन बाय वन समझ लेते हैं, क्योंकि एक साथ अगर ड्रा कर देंगे तो समझ नहीं आएगा हमारा। इसमें हम यहाँ देख रहे हैं जो माइनर सेगमेंट CD है वह सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ऐसे में जो हमारा मेजर सेगमेंट CABD है वह सेंटर पर 360 माइनस थीटा डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी। मुझे लगता है समझ में तो आ ही रहा होगा। ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। जो रिफ्लेक्स एंगल जो मेजर आर्क या मेजर सेगमेंट के द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल है वह 360 माइनस थीटा है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम मेजर आर्क अगर हम देखें माइनर आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल थीटा है सेंटर पर, तो एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। क्या होगा, थीटा बाई 2। और इसी प्रकार से इसकी वैल्यू क्या होगी, ए भी थीटा बाई 2 होगी, थीटा बाई 2 होगी। अब इधर देख लेते हैं, मेजर आर्क को लेकर एंगल सबटेंड किया गया जो सेंटर पे है वो 360 मान थीटा दिख रहा है। तो अगर हम बात करें इस पूरे एंगल की तो ये हो जाएगा 360 मान थीटा बाई 2। और इसी प्रकार अगर ADB की बात कर लें तो ये भी हमारा 360 माइनस थीटा बाई 2 होगा। आइए देख लेते हैं, अगर हम इनका सम जोड़ते हैं तो क्या आता है। नाउ ज्वाइन A to C एंड B to D। अब हम A को C से ज्वाइन कर देते हैं और B को D से ज्वाइन कर देते हैं। हमें क्वाड्रेटल के चतुर्भुज के दो डायगोनल्स AC और BD प्राप्त हो गए हैं। अब हम एक सेगमेंट लेते हैं, सेगमेंट AMB में दो एंगल फॉर्म है। कौन कौन, एंगल ADB एंड एंगल ACB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ADB इक्वल ADB इक्वल एंगल ACB, ये CB। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। रीजन क्यों है ADB यानी एंगल ADB एंगल ACB के इक्वल क्यों है स्टूडेंट्स, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम
सेगमेंट का नाम AMB। इस सेगमेंट के कार्ड AB के द्वारा D पे भी सब्टेंड किया गया है और उसी कार्ड के द्वारा C पे भी सब्टेंड किया गया है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। नाउ अब देख लेते हैं हम लोग दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं DC कार्ड पे एंड एंगल DAC DAC एंगल DAC इक्वल एंगल DBC। वाई क्यों है, ऐसा क्यों है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट एंगल्स इन सेम सेगमेंट। यहां पे हम AMB लिखे थे, लेकिन चाहे तो विथ कार्ड यहां लिख सकते हैं कार्ड AB। यहां पे सेगमेंट विथ कार्ड DC विथ कार्ड DC। तो एंगल DAC दिस एंगल और DBC दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो चुके हैं। हमने ले रखा है कौन कौन, AB ले चुके हैं और DC ले चुके हैं। अब ले लेते हैं BC पर, देख लेते हैं BC पे एंगल BAC इक्वल एंगल BDC। थर्ड क्या होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट विथ BC। दिस मीन्स सेगमेंट BC में ही दोनों एंगल बने हैं तो दोनों इक्वल होंगे। इनको हम 3 लाइन से इक्वल चिन्ह के शो कर रहे हैं। और अब ले रहे हैं एंगल AD पे लेंगे तो ABD इक्वल्स एंगल ACD। सेम रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट का नाम AD। अब यहां पे हम कुछ ट्रायंगल लेते हैं। अब हम इनमें से किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को साथ में ऐड करके और प्रूव कर सकते हैं वेरी इजीली। तो फर्स्ट एंड थर्ड से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। ADB
एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। बी ए यहां देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एडीबी और ये डी बी और बी डी सी को अगर ऐड करें तो मिलता है एंगल ए डी सी, यहां पर मिलता है। और एंगल ए डी सी इक्वल एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी सिंस एंगल ए डी बी प्लस बी डी सी इक्वल एंगल ए डी सी। फ्रेंड्स हम देखते हैं ए सी बी इस एंगल की हमारी बात हो रही है, और बी ए सी। तो अगर हम ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात करें, एबीसी, तो एक ट्रायंगल नहीं है हमारे पास। कौन सा नहीं है? हमारे पास एबीसी नहीं है। अगर एबीसी आ जाता तो ये ट्रायंगल के 3 एंगल हो जाते और एंगल सम प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू आप 29 लिख सकते थे। चलिए कंप्लीट करते हैं। हम जानते हैं कैसे हो सकता है ये बिल्कुल हो सकता है अगर हम दोनों तरफ सेम थिंग ऐड कर दें या सेम थिंग सब्ट्रैक्ट कर दें या सेम थिंग से मल्टीप्लाई कर दें या सेम थिंग से डिवाइड कर दें, तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एंगल ADC प्लस एंगल इसमें से ACB है, BAC है, क्या नहीं है? ABC नहीं है। तो एंगल ACB ABC नहीं है, तो दोनों तरफ ABC को ऐड करना है। ABC इक्वल एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC। तो फ्रेंड्स एंगल ABC दोनों तरफ ऐड किया गया है, लिख सकते हो बाय एडिंग एंगल ABC बोथ साइड्स, दोनों साइड ABC को ऐड किया गया है। अब हमें ये इन ट्रायंगल ABC ये हमें 180 मिल जा रहा है, और ADC और ADC और ABC दोनों अपोजिट भी मिल जा रहे हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ प्रूव हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या मिला है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी हम इसकी वैल्यू और एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स सम ऑफ all angles of ट्रायंगल ABC। यहाँ ट्रायंगल ABC के सभी एंगल का सम लिखा है, इसको हम क्या लिख देंगे? 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री, और यही साइड में लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, और एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। हमने आपको बताया बच्चों कि आप चाहे तो बीच का यानी एक एंगल का नाम 3 तरीके से लिखा जाता है। इसे आप लिख सकते हो एंगल CDA प्लस एंगल CBA। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री लिख सकते हैं इसे। तो अब हम ये इससे हमें क्या मिलता है, और एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। स्टूडेंट्स वन पेयर हमने प्रूव किया। नाउ अब हम क्या प्रूव करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ए प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स 360 डिग्री। क्यों, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के किसी भी ऐसे क्लोज प्लेन फिगर जो 4 साइड से मिलकर बने होंगे उनके 4 इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और यह प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है। और यह अब हम देख रहे हैं एंगल D और B की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो हम देखते हैं एंगल A प्लस एंगल C प्लस B और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री इक्वल 360 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है के आइदर अपोजिट एंगल का सम 180 है। हम कह सकते हैं एंगल A और एंगल C सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि उनका सम 180 है। सेम वे एंगल B और एंगल D भी अपोजिट है, इनका सम भी 180 है, ये भी सप्लीमेंट्री है जो प्रूव कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इन माय कमिंग वीडियो आई विल टीच यू एक्सरसाइज 10.1. The only one theorem is left for you to do by yourself. That is the converge of the given theorem. अब आप जो अगला है 10.12 इसी का कन्वर्ज है जिसमें प्रूव करना होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो प्रूव कीजिए वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अंडरस्टैंड? तो मुझे उम्मीद है आप लोग 12th थ्योरम सेल्फ प्रूव करोगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बट देखिएगा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।